मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो की शुरुआत हम साइक्लोन मोखा से करते हैं, क्योंकि अभी वैसे साइक्लोन बना नहीं है, लेकिन ये इस साल का पहला तूफान बनेगा, समुद्री तूफान बनेगा। और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके रुख उड़ीसा की तरफ होगा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार, कहीं पर भी रुख हो सकता है। लेकिन ये मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था, अभी ये रूट और ऑलमोस्ट अभी इसी पर मैं स्टिक हो रहा हूँ कि लेकिन क्या है कि इसमें जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने जो बताया था, लैंडफॉल के समय 100 किलोमीटर है, हो सकता है कि 130, 140 या 150 किलोमीटर भी हो सकती है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिए जो स्पीड मैंने लिखी है, लेकिन ट्रैक ऑलमोस्ट यही दिखाई दे रहा है। तो डिप्रेशन बनने वाला है बहुत जल्दी, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। क्या होता है कि जो साइक्लोजेनेसिस होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मई के महीने में ज़्यादा एक्टिव बंगाल की खाड़ी होती है, अरब सागर कम होता है। और इसके बाद क्या होगा कि जो अगला सीजन आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर भी एक्टिव हो जाता है। और इस समय जो बेसिन है पूरे विश्व में, उसमें बंगाल की खाड़ी सबसे ज़्यादा गर्म बेसिन मानी जा रही है, क्योंकि इस समय यहाँ पर 29 से 30 डिग्री तक जो समुद्री सतह के तापमान बने हुए हैं। और 28 डिग्री से ऊपर जब भी तापमान होता है तो साइक्लोन बनने की या लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, वेल मार्क बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है। और ये सीजन भी इसी समय का होता है। तो जो भी अब बंगाल की खाड़ी में ये तो तूफान यही बनेगा, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, इसी के प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बना, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन बनने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से जो टाइफून वगैरह हैं वो क्रॉस करते हैं, ये जैसे आप देखेंगे थाईलैंड वगैरह इसको क्रॉस करते हैं, कभी कभी वियतनाम से, साउथ चाइना सी से इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं और थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि लैंडफॉल करने के बाद साइक्लोन कमजोर होता है। उसके बाद जब फिर से वाटर बॉडी में आता है तो उसको एनर्जी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, फिर से वो सशक्त होता है और आगे बढ़ता है। तो लेकिन ये वेदर सिस्टम यही बन रहा है। तो क्या होता है कि जब लैंडफॉल करता है तो आपने देखा होगा लैंडफॉल करते ही 5-6 घंटे में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्या होता है कि जैसे ही वो लैंडफॉल करता है, यानी कि जमीन पर आता है, तो जो मॉइस्चर है समुद्र से जो उसको नमी मिल रही होती है, जिससे बादल बनते हैं, बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, वो लगभग कट ऑफ हो जाता है। तो यही कारण है कि ये जो तूफान है वो कमजोर हो जाते हैं लैंडफॉल के बाद। लेकिन अभी इसका जो डायरेक्शन वो दिखाई दे रहा है हमें, ये म्यांमार की तरफ है। और हो सकता है कि ऐसा वो नहीं है, तो हो सकता है कि इससे पहले ही ये रिकवर कर जाए, या हो सकता है यहाँ पर जाए, और बहुत कम चांस है कि ये बांग्लादेश की तरफ यहाँ पर जाए। पर चांसेज यहाँ के बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये और ज़्यादा जो मैंने दिखाया उससे भी इस साइड में ये ट्रैवल कर सकता है। और उसका कारण क्या होता है कि जो भी ये साइक्लोन होते हैं, इनका जो अपर लेवल रिज होती है, यानी कि 200 हेक्टापास्कल, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाता है। यानी कि जो उसको बोलते हैं 970 मिलीबार के आसपास एवरेज मीन सी लेवल जो टेम्परेचर होता है, वो माफ़ कीजिएगा, प्रेशर होता है, वो होता है, इसको मिलीबार में नापते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो अगर 850 जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, 850 मिलीबार होता है तो वो 5000 फीट होता है, और 700 जो मिलीबार होता है वो 10,000 फीट होता है। ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर चलते हैं, जब 200 मिलीबार के आसपास जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो हवाएं चल रही होती हैं वो इस वेदर सिस्टम को मोड़ती हैं, यानी स्टीयर करती हैं। तो वो क्या होता है कि जो सब ट्रॉपिकल रिज है वो इसको मोड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो क्या है कि इस समय जो ये मुड़ेगा क्यों, या एक तो यहाँ से जो ये हवाएं आएंगी वो इस तरह से आएंगी और इस तरह से घूमेंगी, यहाँ से आकर के और थोड़े से इस तरह से घूमने लग जाएंगी। और एक रिज है जो यहाँ से आएगी और इधर से घूमेगी। तो जो अब देखिए, अगर कोई वेदर सिस्टम इन दोनों के बीच में पहुंचता है तो यहाँ से जो बहुत तेजी से हवाएं आ रही है, जेट स्ट्रीम की हवाएं आ रही हैं, यहाँ से इसको इधर खींचेंगी। और ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है यहाँ पर, इसकी जो पश्चिमी पेरीफेरी होती है, तो ये भी इस वेदर सिस्टम को इस तरह से घुमा देती है। ये कारण होता है कि ये वेदर सिस्टम घूमते क्यों हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और आप जैसे कि जो मॉडल होते हैं वो इसी तरह से ये प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि JTWC है, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है, काफ़ी ज़्यादा एजेंसियां हैं जो इस तरह की प्रिडिक्शन करती हैं। और वो इसी हवा के प्रभाव से क्या होने वाला है वो आगे, मतलब ग्लोब पे किस तरह की हवाएं चलेंगी, तो जब सिस्टम यहाँ पहुंचेगा यानी कि इधर पहुंचेगा तो ये हवाएं इस तरह घुमाएंगी, तो ये
पता है कि यहाँ तक नॉर्थ में आएगा, उसके बाद रिकर्व हो जाएगा। ये कारण होता है रिकर्वेचर का। और वही जो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम आते हैं यहाँ पर चलते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आकर के कभी कभी ये कोस्ट के साथ साथ जो क्योंकि हमारा कोस्ट है वो भी आप देखिए इस तरह से उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व हो रहा है। तो यहाँ से रिकर्व होते हैं, कभी कभी वो आंध्र प्रदेश को छूते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पास से होते हुए निकलते हैं और बांग्लादेश में घुस जाते हैं, कभी ये गंगे पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। तो ये इसका जो होता है फंडा कह लीजिए, या मतलब जो फोरकास्टिंग का तरीका होता है वो ये होता है। इसके हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं। और लेकिन इसमें क्या है कि अगर आगे जाकर विंड में कुछ बदलाव वगैरह हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक्यूरेसी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, मौसम विभाग भी नज़र रखे हुए हैं। अभी किसी भी एजेंसी ने इसका रूट निर्धारित नहीं किया है, मैंने अंदाज से बनाया है। देखते हैं अगर ये रूट रहता है, अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा मैं आपको लगातार इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। अब हम चलते हैं दूसरे उसके ऊपर, यानी शॉर्ट में बता देते हैं कि ये तो हमने लंबा खींच दिया उसमें साइक्लोन के उसमें। अब देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जल्दी मैं बोलता हूँ, एक 1.5 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, इसको पूरा देख लेना, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके बाद कोई बड़ा है नहीं। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा। जो हमने देखा था कि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था इस जगह पर, तो वो अब खत्म हो गया। यहाँ पे जो ट्रफ थी वो खत्म हो गई। अब ये सारी जब चीजें खत्म हो गई तो क्या होता है कि जो उत्तरी हवाएं हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं, तो अब क्या होगा कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, एक तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, तो जब ये सिस्टम ऐसे कुछ बन जाता है तो हवाएं इस तरह से घूमती हैं और यहाँ से होती हुई आती हैं, या ये पूरी हवाएं इसकी तरफ आती हैं, इस तरह से यहाँ पर आती हैं। तो ये जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पर आएंगी। तो उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी और गर्म हवाएं होंगी, क्योंकि यह बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान, थार डेजर्ट है, यहाँ से जो गर्म हवाएं आने वाली हैं, तो उसके कारण ये जो है वो तापमान पूरा बढ़ चुका है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ये दिल्ली के साथ साथ बाकी जो इलाकों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये हरियाणा, पंजाब, ये सारे इलाकों में बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 38 पहुंच गया था, और उसी तरह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी। तो ये सारे इलाके जितना भी, ये अगर हम देखें तो पूरा सिंध बलूचिस्तान से लेकर के यहाँ ये पूरा जो इलाका है, ये जो है पूरे इलाके में जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। और जो 40 डिग्री के आसपास है वो ये पूरा इलाका देखेगा, इसके नीचे वाला, यहाँ वाला, और यहाँ पर जो है वो 38, 39, 40 के बीच में टेम्परेचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पर भी 2 या 3 दिन के बाद ये 40 डिग्री पूरे क्रॉस हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, भीषण गर्मी का प्रकोप अब शुरू हो जाएगा। जो बरसात वगैरह थी और वो समझिए कि पूरी तरह खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सिक्किम के आसपास बना हुआ है, तो सिक्किम और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। और उड़ीसा में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत है वहां पर अभी भी वेदर एक्टिविटी जारी है। और अगर उसमें देखें हम, तो ये जो इलाका है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ से हम मान के चलिए कि गोवा से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। तो ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, और जो कर्नाटक के अंदरूनी भाग है, केरल है और अंदरूनी तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। बाकी इलाके शुष्क रहेंगे, लक्षद्वीप शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होंगी, बहुत ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो यानी कि मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक अगले 2-3 दिनों तक रहने वाला है। जो भी टूरिस्ट अगर प्लान कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने का, तो कम से कम 5 या 6 दिन की डिले कर दें। और अगर टिकट करा भी रखी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ कोई न तो आप घूम पाएंगे, न वाटर स्पोर्ट्स कर पाएंगे। तो ये आपका डिसीजन है, मैंने आपको बता दिया। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।